नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं अविनाश नोनिया और आप देख रहे हो पढ़ाई गढ़। पढ़ाई गढ़ में हम पढ़ाई कर रहे हैं राजस्थान में जो पीटीआई की भर्ती होने वाली है उसकी पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं। और आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 8 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे मानवमिति एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट क्या होती है। मानवमिति जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस की लिहाज से, क्योंकि मानवमिति जो ये टॉपिक है इस टॉपिक से पहले की भर्तियों में भी बहुत से प्रश्न पूछे जा चुके हैं और इस बार भी बहुत सी संभावना है कि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं और इस टॉपिक में हमें समझना क्या है, ये टॉपिक कहता क्या है। चलिए, मानवमिति क्या है, एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट क्या है कि शरीर के आकार, कि शरीर का आकार कितना है, ठीक है, शरीर की बनावट कितनी है और शरीर का अनुपात कितना है, इन चीजों को मापना ही कहते हैं मानवमिति। अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो शरीर की लंबाई कितनी है, शरीर में वजन कितना है, शरीर में ताकत कितनी है, ठीक है, यानी शरीर कितना वजन उठा सकता है, शरीर में हमारे जो फेफड़े हैं, हमारे लंग्स की कैपेसिटी कितनी है कि वो कितनी दूर तक भाग सकते हैं। इसी इन्हीं चीजों को मापने को कहते हैं मानवमिति। ठीक है, चलिए आगे है इतिहास। 19वीं शताब्दी में फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था रोस्टन। रोस्टन ने मानवमिति का सिद्धांत दिया था। ठीक है, रोस्टन एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे। उन्होंने मानव शरीर को मापने का एक पैमाना, एक मेजरमेंट दिया था, एक तरीका बताया था। तो यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है। पिछली बार की भर्तियों में भी ये प्रश्न आ चुका है कि इनमें से कौन से वैज्ञानिक ने मानवमिति का सिद्धांत दिया था। तो उस वैज्ञानिक का नाम है रोस्टन, जो कि एक फ्रांस के नागरिक थे। ठीक है, उन्होंने शरीर के 3 प्रकार बताए हैं। रोस्टन ने किसी भी मानव के शरीर को 3 भागों में बांटा है। जैसे सेल्डन ने बांटा था ना, वैसे ही इसने भी बांटा है। पहला है एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ तो शेल्डन ने नाम दिया था। अब रोस्टन ने दुबले पतले शरीर को कहा है डिग्री टाइप, यानी कि वो व्यक्ति जिसमें वजन बहुत ज्यादा कम है, वो व्यक्ति। शेल्डन ने नाम दिया था मेसोमोर्फ। किसको दिया था? वो व्यक्ति जिसका वजन संतुलित है, जो न ही ज्यादा मोटा है और न ही ज्यादा पतला है, उस व्यक्ति को नाम दिया है, उस टाइप के शरीर को नाम दिया है रोस्टन ने मस्कुलर शरीर। ठीक है, एंडोमोर्फ शेल्डन ने कहा, मोटे व्यक्ति को कहा था। यहां पर रोस्टन ने मोटे व्यक्ति को कहा है किरिबल। ठीक है, याद रखिएगा यहां पर। चलिए, बीएमआई क्या है? अच्छा, बीएमआई भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन तो यह भी बन चुका है पहले कि इनमें से किस वैज्ञानिक ने बीएमआई का फॉर्मूला दिया था। बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स। देखो कि बीएमआई है क्या, कि हमारी हाइट के अनुसार हमारे शरीर का कितना वजन होना चाहिए, उस वो एक मेजरमेंट, एक फॉर्मूला दिया था। उस व्यक्ति का नाम था क्विटलेट। क्विटलेट व्यक्ति था, फ्रांस का ही नागरिक था, वैज्ञानिक था। उसने बीएमआई का एक फॉर्मूला दिया था कि किसी भी व्यक्ति की हाइट के अनुसार उसका एक एवरेज वेट कितना होना चाहिए, यानी कि एक आदर्श वजन कितना होना चाहिए किसी भी व्यक्ति में, उसकी हाइट के अनुसार। ये जो फॉर्मूला दिया था उस वैज्ञानिक का नाम था क्विटलेट नाम था, जो कि वो भी एक फ्रांस का ही नागरिक था। बीएमआई कैसे निकालते हैं ये हम आगे देखेंगे। चलिए, मानवमिति में क्या क्या मापा जाता है? जो मानवमिति है उसमें कौन कौन सी चीजें मापी जाती हैं? तो अमेरिका में एडवर्ड हिचकॉक ने इन चीजों को शामिल किया। अमेरिका के एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था एडवर्ड हिचकॉक। उसने इन इन चीजों को शामिल किया था मानव शरीर को मापने के लिए। तो उम्र, की व्यक्ति की एज कितनी है, कितने साल का हो चुका है, ऊंचाई, उसकी हाइट कितनी है, वजन, शरीर में वजन कितना है, और फेफड़ों की क्षमता, लंग कैपेसिटी, यानी कि उसके जो फेफड़े हैं वो कितनी दूर, कितनी देर तक काम कर सकते हैं, कितनी ऑक्सीजन को अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं वो। ठीक है, अगर आपको अपने फेफड़ों की कैपेसिटी जानना हो तो पहले एक लंबी गहरी सांस लीजिए, उसके बाद में अपना मुंह और अपनी नाक को बंद कर लीजिएगा। सांस नहीं ज्यादा, नहीं तो बाहर आना चाहिए और नहीं सांस अंदर आना चाहिए, यानी जो ऑक्सीजन है वो शरीर से बाहर भी नहीं आनी चाहिए और जो ऑक्सीजन है वो शरीर के अंदर भी नहीं आनी चाहिए। और टाइमर शुरू कर दो कि आप कितनी देर तक बगैर सांस ले रह पाए। वही आपका क्या है, वही आपके फेफड़ों की कैपेसिटी है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर एक खिलाड़ी की लंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, जो खिलाड़ी होते हैं उनके लंग्स की कैपेसिटी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनके लंग्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। वो इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं कि उनका जो लंग्स है वो इस बात के आदी हो जाते हैं कि वो कम ऑक्सीजन के अंदर भी वो काम
करते रहते हैं, ठीक है, यानी उनको जल्दी से सांस चढ़ता नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति की कम होती है, और एक जो सामान्य व्यक्ति है, जो पढ़ने लिखने वाले जो व्यक्ति है ना, जो कामकाजी व्यक्ति हैं, जो ऑफिस का काम करते हैं, उनके लंग्स की कैपेसिटी कम होती है। क्यों? क्योंकि वो कोई शारीरिक काम नहीं करते। जो भी व्यक्ति शारीरिक काम करता है, जो शरीर से थकता है, उस व्यक्ति की हमेशा लंग्स की कैपेसिटी ज्यादा पाएगी इन कंपेरिजन ऑफ जो व्यक्ति शारीरिक काम नहीं करते, जैसे कि पढ़ने लिखने वाले बच्चे या ऑफिस जाने वाला कोई भी पर्सन। चलिए, शब्दों का मतलब। अब जो एंथ्रो एंथ्रोपोमेट्री जो थी, ये तो अंग्रेजी का वर्ड है। इसका मतलब क्या है? तो एंथ्रोपो का मतलब है मानव, ठीक है, और मेट्री का मतलब माप, यानी मानव का माप करना। किसका माप करना? मानव के शरीर का माप करना, यानी मानव का माप ही को कहते हैं हम एंथ्रोपोमेट्री, ठीक है। ये इंग्लिश का वर्ड था, जिसको हिंदी में बोलते हैं मानव मिति। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रयोग, हार्वर्ड जो यूनिवर्सिटी है, उसने भी कुछ मानव मिति को, मानव के शरीर को मापने के लिए प्रयोग किया था। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने छात्रों पर 40 से ज्यादा बॉडी मेजरमेंट की, यानी 40 से ज्यादा बच्चों के ऊपर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक शोध किया था, ठीक है, एक रिसर्च की थी कि आदर्श शरीर कैसा होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति का जो एक आइडियल जो बॉडी है वो कैसी होनी चाहिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 40 से ज्यादा विद्यार्थियों के ऊपर उन्होंने शोध यानी कि रिसर्च की थी। उदाहरण के तौर पर किस उम्र में कितना हाइट और वेट होना चाहिए, यानी कि किस उम्र में, जैसे कि बच्चे की उम्र 3 साल है, तो 3 साल की उम्र में एक बच्चे की कितनी हाइट होनी चाहिए और उसमें कितना वजन होना चाहिए ना, जिसको हम एक हेल्दी बच्चा कह सकते हैं। अगर कोई बच्चा 15 साल का है, तो 15 साल में उसकी कितनी हाइट होनी चाहिए और उसका कितना वजन होना चाहिए, है ना। ये जो एक मेजरमेंट किया था, एक ये मापा था, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वहां के वैज्ञानिकों ने मापा था। खिलाड़ी के लिए आइडियल बॉडी कैसी होनी चाहिए? देखो, खिलाड़ी के लिए आइडियल बॉडी कैसी होनी चाहिए, ये उस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि खिलाड़ी कौन सा गेम कर रहा है। अगर आप बॉक्सिंग गेम कर रहे हो, तो आपका शरीर थोड़ा पतला होना चाहिए, ठीक है, मस्कुलर होना चाहिए। अगर आप रेसलिंग कर रहे हो या शॉर्ट पुट या जेवलिन कर रहे हो, तो आपके शरीर में थोड़ी बहुत फैट है तो भी चल जाएगी। बट अगर आप हाई जंप कर रहे हो, पोल वोल्ट कर रहे हो या फुटबॉल खेलते हो, तो अगर शरीर में फैट है, मोटापा ज्यादा है, तो फिर आप उस स्पीड से उस गेम को नहीं खेल पाओगे, क्योंकि ये जो गेम है ये सारी स्पीड के गेम है, ठीक है, एक्सप्लोसिव पावर के गेम है सारी, ठीक है। तो एक खिलाड़ी का शरीर कैसा होना चाहिए, ये उस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो खिलाड़ी कौन सी गेम को कर रहा है, ठीक है। चलिए, अगला है, क्यों जरूरी है मानव मिति शरीर का नापना, क्यों जरूरी है, हमें शरीर को मापना क्यों चाहिए? तो खिलाड़ियों की फिटनेस जानने के लिए कि भाई खिलाड़ियों की फिटनेस कितनी है। देखो, हमें ये पता लग जाए कि भाई इसकी कमर तो 40 की है, तो उसको कमर नहीं, उसको हम कहेंगे कमरा, ठीक है। 40 की कमर है, और क्या वो व्यक्ति 400 मीटर रेस भाग सकता है? नहीं भाग सकता, क्योंकि उसकी 40 की कमर है, तो शरीर में फैट बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है। सही डाइट और ट्रेनिंग देने के लिए कि भाई अगर इसका वजन ज्यादा है, तो इसको कौन कितनी अमाउंट में इसको हम न्यूट्रिशन देनी चाहिए, इसको कौन सी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, इसको फैट कितनी लेनी चाहिए, इसको कार्बोहाइड्रेट कितना खाना चाहिए। अगर किसी का वजन कम है, तो हमें उसको फैट्स वाली और कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें हम उसको खिलानी चाहिए, ठीक है। शरीर के विकास को समझने के लिए कि भाई किसी व्यक्ति के जो शरीर का विकास सही तरीके से हुआ या नहीं, यानी कि हमें खिलाड़ियों की फिटनेस, उनकी डाइट ट्रेनिंग के लिए, हम इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें मानव मिति का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। फाइनल शॉर्ट रिवीजन ये है इस टॉपिक का कि मानवमिति शरीर के माप, हाइट, वेट और स्ट्रेंथ आदि। मानवमिति क्या है? शरीर का मापन, शरीर की मेजरमेंट करना, हाइट कितनी है, शरीर में वजन कितना है, और शरीर में ताकत कितनी है, यानी कितने वजन को व्यक्ति उठा सकता है या कितनी देर तक वो भाग सकता है, जिससे कि उसकी फेफड़ों की कैपेसिटी हमें पता चलती है। 3 बॉडी टाइप बताए हैं रोस्टन ने, एक्टोमोर्फ है, मेसोमोर्फ है और एंडोमोर्फ है। ये सेल्डन ने बताए थे, बट रोस्टर ने इनको अपने हिसाब से बताया था। बीएमआई क्या है? वजन सही है या नहीं है, ठीक है। बीएमआई क्या होता है, हम आगे पढ़ेंगे। हिचकॉक ने कई फिजिकल मेजरमेंट शामिल किए थे, ठीक है, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक आइडियल आदर्श शरीर का एक माप बताया था कि एक आदर्श शरीर कितना होना चाहिए उसकी हाइट के अनुसार। चलिए, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पेरिस में अल्फोंस बर्टिलोन ने एंथ्रोपोमेट्रिक सिस्टम की शुरुआत की। मतलब अपराधियों, व्यक्तियों की पहचान के लिए शरीर का माप लेना। देखो भाई, क्या होता है पेरिस में एंथ्रोपोमेट्रिक यानी कि मानवमिति की शुरुआत किसने की? उस साइंटिस्ट का नाम था अल्फोंस बर्टिलोन। यह भी पर्सन बन सकता है। कई बार हम ये सोचते हैं कि भाई ये पर्सन क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि आगे वाले जो हैं, आगे जो हमने नाम पढ़ के आए ना, क्विटलेट का नाम पढ़ के आए हैं, हम रोस्टन का नाम पढ़ के आए हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम क्यों पढ़ेंगे? नहीं,
जो क्वेश्चन पेपर जो सेट करेगा वो वही पर्सन डालेगा जिसको हमें लगता है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो तो सभी बच्चे पढ़ के आएंगे ना, इसलिए वो क्वेश्चन नहीं डलेगा। क्वेश्चन वही डलेगा क्वेश्चन पेपर में जिसको बच्चे समझते हैं कि ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, वही पर्सन हमेशा आते हैं। तो आप याद रखिएगा कि पेरिस में एल्फोंस बर्टिलो ने एंथ्रोपोमेट्रिक यानी मानवमिति की शुरुआत की थी। क्यों की थी? जैसे कि क्या होता है कि पहले बेटा कैमरे नहीं होते थे ना, तो कि अपराधी है, आजकल क्या है कि देखो आपने कई बार फिल्में देखी होंगी कि जैसे भी कोई अपराधी जेल के अंदर जाता है तो उसकी फोटो खींचती है, उसकी हाइट मापी जाती है, उसका वजन मापा जाता है, साथ ही उसकी फोटो खींची जाती है। आजकल तो फोटो है पर पहले फोटो नहीं होती थी। पहले किसी भी अपराधी को ऐसे देखा जाता है कि भाई उसकी हाइट कितनी है, उसके शरीर का वजन कितना है, उसकी हड्डियों का व्यास कितना है, उसके सीने की परिधि कितनी है, ये सब चीजें लिखी जाती थी ताकि फ्यूचर में उस कैदी को पहचानने में कोई दिक्कतें न हो। देखो वजन तो कम हो सकता है बट हाइट कम नहीं हो सकती। तो ये कुछ ऐसे पैमाने होते थे जिनको यूज करके पुलिस अपराधियों को ढूंढने का काम करती थी। ठीक। सार्जेंट क्या का योगदान, सार्जेंट का क्या योगदान रहा है? तो डीए सार्जेंट ने टेबल सारणी बनाई। इसका प्रयोग अमेरिकन फिजिकल एजुकेशन एसोसिएशन द्वारा छात्रों के फिजिकल टेस्ट के लिए किया गया, जैसे स्कूल में फिटनेस टेस्ट लेकर कंपेयर करना। डीए सार्जेंट ने एक टेबल बनाई थी। उस टेबल में क्या था कि कुछ रनिंग थी, कुछ जंपिंग थी, कुछ थ्रोइंग इवेंट थे, यानी कि रनिंग, जंपिंग और थ्रोइंग की एक सारणी बनाई। ये जो टेस्ट है इस मेथड का यूज किया अमेरिका की फिजिकल एजुकेशन जो एसोसिएशन है, उसने स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके फिटनेस लेवल को जांचने के लिए किया था। प्रश्न यहां से बन सकता है कि इनमें से कौन से वैज्ञानिक के सिद्धांत को या कौन से वैज्ञानिक के टेबल सारणी को अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन में ने बच्चों के शारीरिक टेस्ट को मापने के लिए किया था? तो साइंटिस्ट नाम था डीए सार्जेंट। प्रश्न बनने की संभावना यहां से भी है, हमें लगता नहीं कि बनेगा बट जो हमें नहीं लगता वही बनता है। चलिए अगला है हिचकॉक और सार्जेंट की रिसर्च। हिचकॉक और सार्जेंट ने क्या क्या रिसर्च की है? एडवर्ड हिचकॉक, आर्मरेस्ट और सार्जेंट हार्वर्ड ने शरीर के लगभग 40 अंगों का मापन किया। हाँ, एडवर्ड हिचकॉक और सार्जेंट ने हमारे शरीर के जो 40 अंग है, जैसे किसी हड्डी का कर लिया हुआ, सीने की परिधि कर ली, कमर की परिधि कर ली, है ना, स्किन फोल्ड कर लिया, हमारी त्वचा कितनी मोटी पतली है ना, हमारी आंखों का कर लिया, हमारे कानों का कर लिया, यानी शरीर के 40 से ज्यादा अंगों का इन्होंने माप किया था। ठीक है, जैसे कि ऊंचाई, वजन, छाती का घेरा कितना है, श्वसन क्षमता कितनी है, यानी उसके लंग्स की कैपेसिटी कितनी है। उदाहरण के तौर पर जैसे खिलाड़ी का चेस्ट साइज और लंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, जैसे किसी भी जो खिलाड़ी होते हैं उनकी चेस्ट का साइज ज्यादा होता है। क्यों होता है? एक तो जो खिलाड़ी होते हैं वो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा करते हैं, साथ ही वो एंडोरेंस का काम करते हैं जिससे कि वो बहुत भागते हैं, जिससे कि उनके जो लंग्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। वो कम ऑक्सीजन के बाद भी वो आराम से सर्वाइव कर जाते हैं ना। तो खिलाड़ियों के अंदर उनके चेस्ट का साइज बड़ा होता है, तो उनकी जो लंग्स की जो कैपेसिटी होती है, फेफड़ों की जो उनकी कैपेसिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा हो जाती है। सार्जेंट ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था मैनुअल ऑफ मेजरमेंट एंड टेस्टिंग। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनमें से इस किताब का लेखक कौन था? मैनुअल ऑफ मेजरमेंट एंड टेस्टिंग किस व्यक्ति ने लिखी थी? तो उसका नाम था सार्जेंट। याद रखिएगा, पर्सन बनने की प्रबल संभावना यहां से हमें लग रही है। इसमें शरीर के माप और टेस्ट की जानकारी दी गई थी, यानी कि इसमें शरीर का माप कैसे करना चाहिए और शरीर का फिजिकल टेस्ट, शरीर के अंदर कितनी कैपेसिटी है, इस शरीर के अंदर कितनी ताकत है, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, इस टेस्ट को करने के कुछ उन्होंने फॉर्मूले दिए थे, कुछ तरीके बताए थे सार्जेंट ने अपनी बुक में, जिसका नाम था मैनुअल ऑफ मेजरमेंट एंड टेस्टिंग। चलिए आगे चलते हैं। एंथ्रोपोमेट्री में उपयोग होने वाले उपकरण, एंथ्रोपोमेट्री है, मानव जो मिति है, उसमें कौन कौन से उपकरणों का यानी कौन कौन से यंत्रों का हम यूज करके किसी भी मानव के शरीर का हम मापन करते हैं? तो जैसे कि ऊंचाई को मापने के लिए स्टेडियोमीटर, किसी भी व्यक्ति की जो ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई को मापने के लिए जो यंत्र या जो उपकरण यूज होता है उसको बोलते हैं स्टेडियोमीटर। याद रखिएगा, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। अगला है एंथ्रोपोमेट्री, शरीर के भागों की लंबाई परिधि को मापने के लिए। उदाहरण हाथ पैर की लंबाई, यानी शरीर के जो हमारे भाग हैं, यानी हमारे हाथों की लंबाई कितनी है, हमारे पैरों की लंबाई कितनी है, हमारे कमर का साइज कितना है, हमारी चेस्ट का साइज कितना है, उनको मापने के लिए जो यंत्र जो यूज होता है उसको बोलते हैं एंथ्रोपोमीटर। याद रखिएगा, स्टेडियोमीटर है वो सिर्फ हाइट मापने के लिए काम आता है, और एंथ्रोपोमीटर है वो शरीर के अंग, है ना, हाइट के अलावा हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारी कमर,
हमारी चेस्ट, इनको मापने में जो यंत्र यूज होता है उस यंत्र को, उस उपकरण को बोलते हैं एंथ्रोपोमीटर। ठीक है। अगला है बाइकोंडाइलर कैलिपर, हड्डियों का व्यास, बोन विड्थ मापने के लिए उपकरण, कोहनी की चौड़ाई, यानी जहां पर हमारी हड्डी है ना, हड्डियों का व्यास कितना है, हड्डियों की परिधि कितनी है, हड्डियों के कोई भी साइज या परिधि को मापने के लिए जिस यंत्र का यूज होता है उस यंत्र को बोलते हैं बायोकोंडाइलर कैलिपर। ठीक है। जैसे कि हमारी कोहनी है, हमारी कोहनी यहाँ पर हमारी हड्डी है ना ये, तो इस हड्डी जो हमारी कोहनी है, कि हमारी हड्डी का व्यास कितना है, ये हमारी हड्डी की कितनी परिधि कितनी है, इसको मापने के लिए जो यंत्र का यूज होता है उसका नाम है बायोकोंडाइलर कैलिपर। ठीक है। अगला है स्किन फोल्ड कैलिपर, शरीर की चर्बी और त्वचा की मोटाई मापने के लिए, यानी कि स्किन फोल्ड जो है वो स्किन की मोटाई, यानी शरीर पे कितनी चर्बी है। जैसे कि भाई देखो, ये देख लो कि ये मेरी यहाँ पे मेरी जो फोर आर्म है, जो मेरी बाजू है, यहाँ पर कितनी चर्बी है, इस चर्बी को मापने के लिए जिस यंत्र को यूज करते हैं उसका नाम है स्किन फोल्ड। ठीक है। कि आपके शरीर में जो चर्बी है, जैसे कि आपके पेट पे चर्बी है, आपके पीछे कमर में चर्बी है, आपके थाई पे चर्बी है, ये जहाँ भी हमारे शरीर में मांस है, चर्बी है, और जहाँ भी हमारे, हम अपने हाथों से आप देख लीजिएगा, अपने हाथ को ऐसे माप, ऐसे अपनी जो स्किन को खींचोगे तो इस जो ये है, इसको जो इस यंत्र को बोलते हैं कि हमारी स्किन की मोटाई कितनी है, हमारे इस शरीर के पार्ट में कितनी चर्बी है, इसको मापने का जो यंत्र है उसको बोलते हैं स्किन फोल्ड कैलिपर। ठीक है। वजन मशीन के लिए बोलते हैं कैलिब्रेटेड वेइंग मशीन। ठीक है। कैलिब्रेटेड जो वेइंग स्केल है ये किसके मापने के लिए है, ये हमारे वजन को मापने के लिए है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, दिखने में हमें आसान नहीं लगता, बट जो चीज आसान नहीं लगती, जो चीज कम इंपॉर्टेंट लगती है, क्वेश्चन वहीं से बनेगा। चलिए अगला है बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स, यह बताता है कि आपका वजन आपकी हाइट के अनुसार सही है या नहीं है। बीएमआई, अब आप बताओ, कमेंट में बताइएगा कि बीएमआई मापन का फॉर्मूला किसने दिया था। अभी हम पिछले इससे 3-4 स्लाइड पहले ही पढ़ के आए हैं। ठीक है। कमेंट करके बताइएगा। तो बीएमआई मापने का फॉर्मूला क्या है कि वेट, यानी हमारा वजन कितना है और हमारी हाइट कितनी है। ठीक है। और जो हमारी हाइट है वो होनी चाहिए बेटा मीटर में, और मीटर क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है। जैसे कि आपका वजन, जैसे कि किसी का वजन 85 केजी है और आपकी हाइट है 5 फीट और 10 इंच, तो इस 5 फीट 10 इंच को पहले हमें कन्वर्ट करना है मीटर में, मीटर में कन्वर्ट करने के बाद हमें जो रिजल्ट आएगा उसका हमें स्क्वायर करना है। ठीक है। तो ये यहाँ से सिर्फ फॉर्मूला ही बनेगा, आपसे कोई और वो चीजें नहीं पूछेगा। तो जो फॉर्मूला है बीएमआई को नापने का वो है वेट अपॉन हाइट, जो है वो मीटर में करके स्क्वायर। मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो। बीएमआई का फॉर्मूला है वेट, वेट हमारा होना चाहिए बेटा केजी में, और फिर अपॉन हमारी हाइट, और जो हमारी हाइट है वो होनी चाहिए मीटर में, और जो हमारी जितनी हाइट हमारी मीटर में आएगी हमें उसका स्क्वायर करना है। ठीक है। अब हाइट को मीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे एक बार वो भी देख लीजिएगा। मान लो किसी व्यक्ति की हाइट है 5 फीट 10 इंच, ठीक है, हमें ये पता है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो 5 है उसको तो हम, जो फिट है, जो हमारा फिट का जो अंक है ना, उसको तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, और जो इंच का है उसको हम करेंगे 3 से। ठीक है। तो ये 150 और ये 30 आ गया, यानी कि 180 सेंटीमीटर क्या हो गई है, हाइट हो गई है। ठीक है। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे, पीछे से 2 अंकों के बाद में पॉइंट लगा देंगे, यानी हाइट हो गई है 1.80 मीटर। अब हाइट का स्क्वायर करना है तो आप इसका स्क्वायर करते हो, यानी कि 1.80 मल्टीप्लाई 1.80, जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को आप अपने वेट से डिवाइड कर दोगे तो आपका बीएमआई आ जाएगा। चलिए आसान भाषा में अगर हम समझे तो मानव मिति शरीर के अलग अलग भागों का माप होता है। इसका उपयोग फिटनेस, स्वास्थ्य और पहचान के लिए होता है। इसमें टूल और बीएमआई जैसे मेथड का यूज होता है। कौन कौन से होते हैं हम कुछ पढ़ के आए हैं और कुछ हम अब आगे चल के पढ़ेंगे। चलिए अब है सामान्य शरीर मापन, बेसिक बॉडी मेजरमेंट। सामान्य शरीर को कैसे मापा जाता है, बेसिक बॉडी की जो मेजरमेंट है वो कैसे की जा सकती है। तो पहला है शरीर वजन, कि अगर हमें सामान्य शरीर को नापना है तो हमें सबसे पहले उस व्यक्ति के शरीर का वजन पता होना चाहिए। यानी इसका मतलब है कि शरीर का कुल वजन मापना, कैसे मापते हैं, वजन मशीन से, वेइंग मशीन जो होती है ना उस पर खड़े होकर। जैसे कि राहुल मशीन पर खड़ा है तो उसका वजन है 85 केजी, मैं जिस राहुल को जानता हूं उसका वजन 120 केजी है। गलत लिखा है, मजाक कर रहा हूं।
आप जिस राहुल को जानते हो उसका वजन कितना है कमेंट में करिएगा। समझिए ना। चलिए, कद ऊंचाई। अब आप कमेंट करके ये भी बताइएगा कि हाइट को मापने का जो यंत्र है, जो उपकरण है, उसको क्या बोलते हैं। अभी 2 मिनट पहले पढ़ के आए हैं, है ना। इससे ये पता चलता है, अगर आप सही उत्तर दे पा रहे हो तो मतलब आपका कंसंट्रेशन जो लेवल है, आपका जो फोकस है, वो जबरदस्त तरीका का है। बट कुछ बच्चे जॉब नहीं दे पा रहे हैं, मतलब वो सिर्फ किसी और को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं, वो अभी तक पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं हुए हैं। ठीक है। इसका मतलब है व्यक्ति की पूरी लंबाई का मापना। कैसे मापते हैं? एंथ्रोपोमीटर। एंथ्रोपोमीटर या स्टेडियोमीटर से हम हाइट को मापते हैं। व्यक्ति को सीधा खड़ा किया जाता है, बिल्कुल व्यक्ति को सीधा खड़ा कर दिया जाएगा। ऊपर से एक मशीन आती है, देखो हाइट मापने की तो मशीन ऊपर से आती है। हमारे यहाँ पर लोकल में वो मशीन अवेलेबल नहीं होती है, बड़े बड़े शहरों में मिलती है, यानी जहाँ पर फिटनेस सेंटर है वहीं पर मिलती है। एक मशीन आती है ऊपर से, मशीन ऐसे ऊपर से आएगी और आपके जहाँ पे जो सर्कल है यहाँ पर टिक जाएगी और फिर आपकी हाइट को माप लिया जाएगा। ठीक है। जूते नहीं पहने होते, नंगे पैर खड़ा होना होता है। सर को सीधा रखना है, नहीं ऐसे करना है, नहीं ऐसे करना है। बिल्कुल एक सामान्य पोजीशन आपको अपने सर को रखना है। उदाहरण के तौर पर सीमा सीधी खड़ी हुई, उसकी ऊंचाई 160 सेंटीमीटर मापी गई। सीमा, अगर कोई सीमा इस वीडियो को देख रही है तो बताइएगा आपकी हाइट कितनी है। यहाँ पर आपकी हाइट को 160 सेंटीमीटर बताया गया है। चलिए, बैठक ऊंचाई क्या होती है कि आपको एक चेयर पे बिठा दिया जाएगा, फिर आपके पैर से अंगूठे के पैर से आप जहाँ पर आपका पैर का अंगूठा है, पैर के अंगूठे से लेकर के आपके जहाँ पर सर खत्म होता है, आपकी चोटी जो है वहां तक की हाइट कितनी है, उसको बोलते हैं बैठक ऊंचाई। ठीक है। मोहन टेबल पर बैठा है, उसकी बैठक ऊंचाई 85 सेंटीमीटर है। मोहन भाई साहब, आप वीडियो देख रहे हो तो आप चेयर पे बैठ करके अपनी हाइट को मापिएगा और कमेंट करके बताइएगा कितनी है। आपकी यहाँ पर 85 सेंटीमीटर बताई गई है, कोई बात नहीं। कंकाली व्यास, बोन डायामीटर या स्केटल मेजरमेंट। कंकाली, हड्डियों का मेजरमेंट। हड्डियों का व्यास कितना है, हड्डियां कितनी चौड़ी हैं, इसका मतलब है शरीर की हड्डियों की चौड़ाई का मापना। बाई एक्रोमियल व्यास, बाइक्रोमियल मैस क्या होता है कि कंधों की चौड़ाई कैसे मापते हैं, दोनों कंधों के बाहरी बिंदुओं के बीच की दूरी को मापते हैं। बाई एक्रोमियल व्यास क्या होता है कि जो हमारे कंधे हैं, यानी कि यहां से लेकर के और यहां तक की कंधों की चौड़ाई कितनी है, इसको मापने को कहते हैं बाई एक्रोमियल व्यास। उदाहरण के तौर पर रोहित के दोनों कंधों के बीच दूरी 40 सेंटीमीटर है, यही उसका बाई एक्रोमियल व्यास है। रोहित, आपके कंधों की दूरी क्या 40 सेंटीमीटर है? आप दोबारा मापिएगा, कहीं मैंने गलत लिख दी हो। कैसे मापोगे? सीधे आप नहीं नाप सकते, किसी और की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। यहाँ से लेकर के एक फीता लेना है, ठीक है। फीते को यहाँ पर, यहाँ से लेकर के, इधर से लेकर के, और आपको बिल्कुल इधर बाहर, यानी कि दोनों कंधों के बाहर, बाहर ना, बाहर का तरफ, यहाँ से और यहाँ तक आपकी दोनों कंधों की दूरी कितनी है, वही आपका क्या है, बाई एक्रोमियल व्यास है। ठीक है। नाप लोगे क्या? कमेंट करके बताइएगा अगर मैंने गलत लिख दिया हो तो। बाई क्रिस्टल व्यास, डायमीटर क्या है, कमर पेलिवेस हिप एरिया की चौड़ाई कैसे मापते हैं, कमर के दोनों साइड की ऊपरी हड्डी वालों हिस्सों की बीच की दूरी। कभी आप टेलर के पास हो, कभी क्या, अक्सर हम टेलर के पास जाते हैं, टेलर हमारी कमर को मापता है, ऐसा फीता घुमा के लाता है। नहीं, जहां पर हमारी बेल्ट बनती है, जहां पर हमारी पैंट के हम हुक बांधते हैं, वहां से आपकी कमर की चौड़ाई कितनी है, उसी को बोलते हैं बाई क्रिस्टल व्यास। ठीक है। सीमा की कमर की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है। इसका मतलब यह है कि सीमा बिल्कुल फिट है, ना ही मोटी है ना ही पतली है। सीमा बहन जी, आप देख रहे हो, बताइएगा कितनी आपकी कमर है। ठीक है। यही बाई क्रिस्टल व्यास है, किसका, सीमा दीदी का। बाई ट्रोकेनेटिक्स व्यास, ये क्या कहता है कि जांग यानी हिप जॉइंट की चौड़ाई कैसे मापते हैं, दाएं और बाएं जांग के ऊपरी हिस्से के बीच की दूरी। मोहन के जांगे के ऊपर 35 सेंटीमीटर। जांग कौन सी है कि भाई साहब यहाँ पर है, जहां पर हमारे हिप्स है ना, जहां पर हमारे हिप्स थोड़े से निकले हुए हैं, पीछे से बड़े हैं, यानी हमारे हिप्स के, देखो ये तो हो गई कमर का, इसके थोड़ा जस्ट नीचे हम जाएंगे ना, तो वहां पर हमारे हिप्स के से लेंगे तो हिप्स से हमारी कितनी साइज है, यानी कि यहाँ से लेकर के हमारे हिप्स तक का कितना आता है, कितनी हमारी सेंटीमीटर की हिप्स हैं, उसको बोलते हैं बाई
ट्रोकिनेटिक्स व्यास, यानी कि मोहन की जांघों के ऊपर की चौड़ाई है 35 सेंटीमीटर। मोहन बताइएगा माप के। सिंपल माप लेना है, घर में इंची टेप सबके होता है। हमारी माताएं बहनें जो सूट सिमती हैं, सूट सिमते समय जिस मेजरमेंट का यूज करती हैं, या जो भी टेलर, आप टेलर के पास जाइएगा, हर टेलर के पास एक फीता होता है, उस फीते को कमर पे लगा लोगे तो आपका वो आ जाएगा बाइक्रिस्टल व्यास। कमर से थोड़ा नीचे जहां पर हमारे हिप्स हैं, उस हिप्स के से घुमा के लाओगे तो आपका आ जाएगा बाइट्रोकेनेटिक्स व्यास, उसको कहते हैं। ठीक है, चलिए। ह्यूमरस बाइकोंडाइलर व्यास, कोहनी की चौड़ाई कैसे मापते हैं? कोहनी के दोनों साइड की हड्डी वाले हिस्सों की दूरी, कोहनी जो हमारी एल्बो होती है ना, ये हमारी जो कोहनी है, इस कोहनी को यहां से पूरा कोहनी को घुमा लो, यहां से लेकर के यहां तक आपकी कोहनी कितनी है। भाई जो टेलर है ना, वो आपके इन्हीं अंगों का माप लेता है। आपकी कमर का माप लेता है, आपकी जांघों का माप लेता है, आपके शोल्डर का माप लेता है, आपकी कोहनी का माप भी वो लेता है, अगर शर्ट हाव बाजू की बनानी है तो। ठीक है, चलिए समझिए ना। ह्यूमरस बाइकोंडाइलर क्या है कि कोहनी का मापन। ठीक है, राहुल की कोहनी की चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है। मैं जिस राहुल को जानता हूँ 10 उसके आराम से होगी, बहुत मोटा दोस्त है मेरा। कलाई का व्यास, रिस्ट डायमीटर, डायमीटर कलाई कहां पर होती है? जहां पर हम घड़ी पहनते हैं। ठीक है, कलाई कितनी है आपकी, फीते से मापना, उसको बोलेंगे कलाई का व्यास, रिस्ट डायमीटर। कैसे मापते हैं? कलाई की हड्डियां, रेडियस और उल्ना के बीच की दूरी। उदाहरण के अजय की कलाई की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। अजय बताइएगा कि आपकी कलाई की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है या इससे ज़्यादा है। कलाई कहाँ होती है? जहां हम घड़ी को पहनते हैं, यानी कि इस एरिया को कितने सेंटीमीटर है, इसको मापना को कहते हैं कलाई का व्यास, रिस्ट डायमीटर। रिस्ट वॉच पहनते हो ना, रिस्ट वॉच बोलते हैं, कहते हैं कि सर एक रिस्ट वॉच दिखाना। आप दुकान पे गए, आपके तो घड़ी दिखाना, तो जो घड़ी दिखाओ पूछेगा सर कौन सी दिखाऊं, वॉल क्लॉक दिखाऊं या रिस्ट वॉच दिखाऊं? आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो घड़ी तो घड़ी होती है नहीं, जो हम हाथ में पहनते हैं उसको बोलते हैं रिस्ट वॉच। ठीक है, उसको हम क्लॉक नहीं बोलते, क्लॉक वो होती है जो दीवार पे टंगती है, घर में टंगी होगी आपके। फीमर बाइकोंडाइलर व्यास, नी विड, नी घुटने, घुटने जिसको बोलते हैं गोड्डा। घुटने की चौड़ाई कैसे मापते हैं? घुटने के दोनों साइड की हड्डियों वाले हिस्सों के बीच की दूरी। अमित के घुटने की चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है। घुटने को नापना, ठीक है, नी को नापना, नी के पूरे, हमारा जो नी है ना, घुटना है, उसके पीछे से पूरा फीता घुमा लो, नी की चौड़ाई आ जाएगी। ठीक है, टखने का मापन, एंकल विथ। एंकल कौन से होता है? जहां पर हमारा पैर ऐसे होता है ना, देखो भाई, हाथ में होती है, हाथ की घुमाव है, इसको रिस्ट बोलते हैं, और पैर में जहां से एल शेप बनता है उसको बोलते हैं एंकल। सीधी सी बात है, एंकल लेंथ की आप सॉक्स भी पहनते होगे, जहां पर आपकी एंकल लेंथ की सॉक्स खत्म होती है वही आपका एंकल है, जहां से हमारा पैर ऐसे वी बन, एल बन रहा है नीचे से, देख लीजिएगा अपना। टखने का मापन, एंकल विथ होती है टखने के दोनों हड्डियों वाले ऊपरी हिस्सों को बीच की दूरी। सुरेश का टखने की चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। सुरेश बताइएगा कमेंट करके 6 सेंटीमीटर है, ज्यादा है? ठीक है, चलिए, बहुत आसान बातें हैं। परिधियां, सरकमफ्रेंस क्या है? मतलब शरीर के किसी भाग के चारों ओर टेप घुमाकर उसकी माप लेना। कोई भी भाग हो शरीर का, शरीर के भाग के चारों ओर घुमा के लेना, पूरा पीछे तक घुमा के लाएंगे तो परिधि आ जाएगी। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे कि बोन टू बोन पढ़ रहे थे ना, उस बोन से उस बोन की कितनी है, इसमें हम पूरा घुमा के फीता नहीं लाते। सरकमफ्रेंस अगर हमें परिधि मापनी है तो फीते को पूरा घुमा के लाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। सीने की ब्रीदिंग, चेस्ट कितनी है? सामान्य सांस छोड़ने के बाद सीने का मापन। देखो सीने का मापन कैसे होता है? 3 तरीकों से होता है। एक तो होता है पूरा सांस अंदर भर लिया, एक पूरा सांस छोड़ दिया, एक सामान्य परिस्थिति में। तीनों परिस्थिति में आपका जो सीने का जो साइज है, जो परिधि है, वो आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी। ठीक है, तो सामान्य सांस छोड़ने के बाद सीने की मापन, उदाहरण रमेश आराम से सांस छोड़ता है, सीना 90 सेंटीमीटर का है। रमेश जी आप भी बताइएगा भाई। अधिकतम, यानी गहरी सांस भर ली, पूरी ऑक्सीजन को फेफड़ों में भर लिया, अब आपका सीना जो है वो 2-4 सेंटीमीटर फालतू मिलेगा। ठीक है, तीसरा, आपने पूरी सांस को बाहर निकाल दिया, अब 1-2 सेंटीमीटर आपका सीना कम मिलेगा। चलिए, न्यूनतम सांस छोड़ने के बाद में। ठीक है, ऊपरी बाह की परिधि, अपर आर्म, कंधे और कोहनी के बीच के हाथ की गोलाई। ठीक, कंधे और कोहनी, कंधे और कोहनी,
जहाँ पर मैंने बाजू फोल्ड करके ना, यहाँ पर जिसको आप बाइसेप्स बोलते हो ना, ये बाइसेप्स, और जहाँ पर आपकी ट्राइसेप्स मसल है, यहाँ पर इसकी पूरी परिधि को मापना है, डोले को मापना है। जिम जाने वाले बच्चे अक्सर मापते हैं। अक्सर क्या होता है कि बच्चे 3 दिन जिम जाएंगे और चौथे दिन फिर से ऐसे समय से मापते खड़े मिलेंगे। ज़्यादा मिलता है क्योंकि स्टार्टिंग में होता है हमारी मसल पंप कर जाती है, जिसकी वजह से 1-2 सेंटीमीटर उनका जो डोला है, जो बाइसेप्स है, वो ज़्यादा मिलता है। ठीक, बाद में कम हो जाता है लगातार प्रैक्टिस नहीं करने का। हाथ को ढीला छोड़कर बीच में टेप लगाना। मापना कैसे है? हाथ को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया, नाप लेना। ठीक है। अजय की अपर आर्म 28 सेंटीमीटर है। अजय बताइएगा आपकी अपर आर्म यानी कोहनी और शोल्डर के बीच का जो हिस्सा है उसकी परिधि कितनी है, माप लीजिएगा और बता दीजिएगा कमेंट करके। चलिए, प्रबाहु फोर आर्म की परिधि। फोर आर्म क्या होती है कि भाई कोहनी और रिस्ट के बीच वाला हिस्सा, यानी कोहनी और रिस्ट, ये वाला हिस्सा दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं फोर आर्म। ठीक है, फिर तेली से माप लीजिएगा कितने सेंटीमीटर की आपकी फोर आर्म आती है। ठीक है। अगली जांग की परिधि, आपकी एक पैर की जांग है ना, थाई जिसको बोलते हैं, थाई को नाप लीजिएगा कितनी है, वो आपकी थाई की परिधि। सुरेश की थाई 50 सेंटीमीटर है। भाई साहब सुरेश बहुत मोटा व्यक्ति है इस हिसाब से। तो पिंडली काफ मसल, घुटने से एंकल के बीच का एरिया, घुटने और एंकल के बीच के एरिया को बोलते हैं पिंडली या काफ मसल, उसको हम बोलते हैं। फिफ्टी से माप लीजिएगा। अमित की 35 सेंटीमीटर है, ज्यादा ही अमित आपकी भी। स्किन फोल्ड मापन। स्किन फोल्ड क्या बताया था कि शरीर में चर्बी कितनी है, उसको मापने के लिए स्किन फोल्ड का यूज होता है। इसमें कैलिपर, स्किन फोल्ड कैलिपर नाम के उपकरण की त्वचा को हल्का पकड़ कर उसकी मोटाई मापी जाती है। त्वचा जो है, जो हमारी स्किन है, उसको हल्के से पकड़ लिया जाएगा और प्लास देखा ना आपके प्लास होता है, प्लास, उस प्लास के जैसा ही होता है। ऐसे पकड़ोगे प्लास से, बिल्कुल ऐसे पिंच नहीं करना है, दबाना नहीं बहुत जोर से, ऐसे बिल्कुल प्यार से आराम से ऐसे देखना है, पता चल जाएगा। बाइसेप स्किन फोल्ड, बाजू के आगे वाले हिस्से की चर्बी, बाजू ये है, इसके आगे की यहाँ की चर्बी कितनी है। ठीक है, आप अभी देख लीजिएगा आपके हाथ में चर्बी आ रही होगी, आइडिया लगा लीजिएगा। कैसे मापते हैं? बाजू के बीच के सामने की तरफ। राहुल की बाइसेप स्किन फोल्ड 8 सेंटीमीटर। स्किन फोल्ड को याद रखिएगा चर्बी मापने के लिए है। शरीर की चर्बी कितनी सेंटीमीटर की चर्बी है, कितनी सेंटीमीटर की लेयर बन रखी है चर्बी की, पेट के आसपास सबसे ज्यादा मिलेगी, एब्डोमिनल के पास सबसे ज्यादा मिलेगी। चलिए, ट्राइसेप्स कहाँ होती है? बिल्कुल पीछे वाला हिस्सा, ये जो है ना, ये यहाँ पर ट्राइसेप्स, यहाँ पर कितनी चर्बी है उसको मापने के लिए स्किन फोल्ड कैलिपर का यूज होता है। कितने सेंटीमीटर चर्बी है उसमें काम आती है। फोर आर्म स्किन फोल्ड, हाथ के नीचे वाला भाग की, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर कितनी चर्बी है उसको मापने के लिए फोर आर्म स्किन फोल्ड यूज होता है। सब स्केपुलर स्किन फोल्ड, पीठ के और कंधों के बीच में, पीठ और कंधे पीछे, बिल्कुल यहाँ पर इस एरिया में कितनी स्किन की चौड़ाई है उसको मापने के लिए सब स्केपुलर स्किन फोल्ड का यूज होता है। चलिए, सुप्रा इलियक स्किन फोल्ड, पेट के साइड, कमर के ऊपरी चर्बी, पेट के साइड, ये हमारा पेट है साइड में, ये कोल है ना, कोल जो मेरे निकले हुए हैं, कम नहीं हो रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहा हूं। यहां पर सिंपल खड़ी हुईगा, यहां से आपकी बिल्कुल साइड से पकड़ीगा, कितनी चर्बी आपके हाथ में आ रही है उसको बोलेंगे सुप्रा इलियक स्किन फोल्ड जो यंत्र है, उससे पेट के साइड वाले, कमर के ऊपर वाले हिस्से की चर्बी मापी जाती है। उदाहरण पूजा की वेस्ट साइज स्किन फोल्ड 18 मिलीमीटर है। पूजा जिम जाना शुरू कर सकते हो टाइम से। जांग स्किन फोल्ड, जांग के सामने वाले हिस्से की चर्बी, ये हमारी जांग है, जांग के सामने वाले बिल्कुल कितनी है इसको मापने के लिए आता है। अमित की थाई स्किन फोल्ड 20 सेंटीमीटर है। पिंडली, हमारी जो पिंडलियां हैं उसके ऊपर कितनी चर्बी चढ़ी हुई है उसको हम कहेंगे पिंडली या काफ स्किन फोल्ड, याद रखिएगा। पढ़ाई गार्ड कंपटीशन एग्जाम प्रिपरेशन वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, किसी भी चीज का कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।